नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। अब तक माना जाता है कि हार्ट के मरीजों को नियमित तौर पर अपनी जांच कराते रहनी चाहिए, लेकिन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन यानी कि AHA की माने तो हार्ट के मरीज खास तौर से CT स्कैन और एक्सरसाइज स्ट्रेस के रेगुलर टेस्ट से ऐसे लोगों को बचना चाहिए। साथ ही AHA ने हार्ट के मरीजों को अनावश्यक रूप से विटामिन सप्लीमेंट्स खाने से भी बचने की सलाह दी है। आज हम इसी पर बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर हार्ट मरीजों में नियमित जांच से क्या नुकसान हो सकते हैं। हालांकि ये सारे हार्ट मरीजों के लिए नहीं है, ये जो क्रॉनिक डिजीजेस से पीड़ित होते हैं उनके लिए ये बात कही गई है। लेकिन फिर भी ऐसा AHA ने क्यों कहा है, क्यों ऐसी सलाह दी, साथ ही विटामिन सप्लीमेंट्स लेने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ऐसे मरीजों को, इस पर करेंगे खास चर्चा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। अब तक तो यही धारणा रही है कि हार्ट के मरीजों को अपनी नियमित जांच कराते रहना चाहिए ताकि हार्ट अटैक या स्ट्रोक के खतरे से बचा जा सके। खासकर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, ECG टेस्ट, कोरोनरी एंजियोग्राफी, कार्डियक स्क्रीन टेस्ट से कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो आमतौर पर डॉक्टर की सलाह पर हार्ट से जुड़े मरीज नियमित अंतराल पर कराते रहते हैं। इससे हार्ट डिजीज के ताजा हालातों की जानकारी मिल जाती है। जांच के आधार पर डॉक्टर कई बार मरीज की दवाएं बदल देते हैं या कोई दवा जोड़ते या घटाते हैं, लेकिन इन जांचों में खासकर CT स्कैन और एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट की नियमित जांच को लेकर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन यानी AHA ने अपनी नई गाइडलाइन में बचने की सलाह दी है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने TMT यानी एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट, CT स्कैन को लेकर साफ किया है कि इसकी नियमित अंतराल पर जांच की कोई जरूरत नहीं होती है जब तक हार्ट के मरीज के सिम्टम में कोई बदलाव नहीं आया हो या फिर मरीज को कोई विशेष दिक्कत ना हो रही हो। सामान्य स्थिति में मरीज को इन जांचों को कराने से बचना चाहिए। दरअसल CT स्कैन से निकलने वाली रेडिएशन से बॉडी में नकारात्मक असर पड़ सकता है। इससे कैंसर के होने की भी आशंका रहती है। एक CT स्कैन 400 एक्सरे के बराबर असर करता है। वहीं ECG टेस्ट के साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके बहुत खतरे नहीं है, लेकिन कई बार इससे स्किन पर दाने निकल जाते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में इस्तेमाल होने वाली बीटा ब्लॉकर्स दवा के इस्तेमाल से भी परहेज करने को कहा है। एसोसिएशन ने साफ किया है कि हार्ट के उन मरीजों को बीटा ग्रुप के कंपोजिशन की दवा को लगातार 1 साल से अधिक सेवन नहीं करना चाहिए अगर उन्हें 1 साल के अंदर हार्ट अटैक नहीं आया हो। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने सामान्य स्थितियों में हार्ट के मरीजों को सलाह दी है कि उनके खाने में विटामिन की गोली के बजाय हेल्दी सप्लीमेंट्स होने चाहिए, यानी अनावश्यक रूप में ओमेगा कैप्सूल्स, विटामिन C, D या E की गोलियां नहीं खानी चाहिए। दिल को दुरुस्त रखने के लिए सिटिंग हैबिट के बजाय फिजिकल एक्टिविटी पर जोर होना चाहिए। नियमित एक्सरसाइज से हार्ट के साथ बॉडी भी फिट रहती है, चाहे हार्ट की बीमारी ही क्यों ना हो। खुद को दुरुस्त रखना है तो दवा और जांचों पर नहीं बल्कि अच्छी डाइट और नियमित एक्सरसाइज को अच्छी सेहत का मूल मंत्र बनाएं। दिल भी चंगा रहेगा और बीमारी भी काबू में रहेगी, सो अलग। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल हमारे साथ हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर अग्रवाल, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल चंदोला, फाउंडर हैं IHLD यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट, लंग्स, डिजीजेस एंड रिसर्च के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चंदोला आपका भी हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर मेहरोत्रा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर अग्रवाल, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। कैटेगोरिकली इसमें जो रिकमेंडेशंस आई हैं AHA की ताज़ा, उसमें CCD का जिक्र किया गया है। तो क्या इस तरह के बार बार CT स्कैन हो या स्ट्रेस टेस्ट हो, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है बार बार नहीं करने की सलाह जिनको CCD है, या सामान्य रूप से भी नहीं करने चाहिए सर बार बार? देखिए, जो CCD के मैं बता दूं दर्शकों के लिए, जो कार्डियक मरीज हैं, क्रॉनिक कोरोनरी डिसीज़, जो कार्डियक मरीज हैं जिनका जब वो रिव्यू के लिए आते हैं पेशेंट, तो यूजुअली अभी भी CT एंजियो नहीं कराया जाता है। तो ये जो गाइडलाइन है, ठीक है, अच्छी बात है, बट अगर आप वैसे भी देखेंगे तो यूजुअली CT एंजियो, अगर कोई प्रोवोकेटिव सिम्टम है,
अगर किसी पेशेंट को जिसको डायग्नोसिस नहीं है सीसीडी, उसको कोई इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तभी डॉक्टर उसकी जांच कराते हैं। अगर किसी को थोड़ा सा चलने पर ही सांस फूल रही है, पसीना आ रहा है, या कोई इस तरह के स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर में काम कर रहा है जिसमें कि वो ससेप्टेबल है फॉर द कार्डियक डिसीज़, तब उसको शुरुआती दौर पर डायग्नोस करने के लिए सीटी एंजियो कराया जाता है। रिव्यू में सीटी एंजियो वैसे भी नहीं कराया जाता है और वो रिकमेंडेड भी नहीं है। तो वो एएचए ने अगर दोबारा से उसे रीवर्बलाइज कराया तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और अभी भी ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली हम लोग ईसीजी करते हैं या कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, अगर हमें रिव्यू के टाइम पर कुछ, अगर मरीज में कोई सिम्टम्स में या कोई वर्सन सिम्टम उसके बेकार हो रहे हैं या कोई और नई परेशानियां हो रही हैं, उस बेस पर ही होता है। तो ये बिल्कुल सही है और हम लोग फॉलो भी इसी करते हैं। एब्सोल्युटली। दूसरी चीज है जो विटामिन की आपने बात कही, मैं आऊंगा सर उस जो पे, आपने विटामिन वाले की पार्ट पे मैं आता हूं सर। मैं थोड़ा सा इस पर ओपनिंग रिमार्क ले लेता हूं सबके सीटी स्कैन पर भी। डॉक्टर चंदोला, आपका भी क्या कहना है? देखिए, स्वाभाविक रूप से आप सभी लोग देश के बहुत ही जिम्मेदार चिकित्सक हमारे बीच में बैठे हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली छोटे शहरों में कई बार क्या होता है कि लैब्स और हॉस्पिटल्स का कई बार नेक्सस भी लगता है, जिसमें कई बार डॉक्टर्स जानबूझकर रिकमेंड कर देते हैं कि आप फलां जगह से सीटी स्कैन कर दीजिए। ये कितना खतरनाक हो सकता है सर अगर इस तरह से सीटी स्कैन, क्योंकि कहा यह जाता है कि 400 चेस्ट एक्सरेज करने के बराबर एक सीटी स्कैन है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसमें दीपक जी इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने की ये है कि सीटी स्कैन जो है ये जो हम सीटी एंजियोग्राम स्पेसिफिकली जो कराते हैं जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को डायग्नोसिस के लिए, ये जनरली जो है उन पेशेंट्स में करवाया जाता है जहां जो है आप इनिशियल टेस्ट में जो है डायग्नोसिस अगर नहीं बन रही है और इंडेक्स ऑफ सस्पिशन बहुत हाई है। सपोज पेशेंट जो है उनको जो है चेस्ट पेन लगातार बना हुआ है और साथ में जो है स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, ईसीजी में चेंजेस दिख रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेज ये है कि पेशेंट को जो है डायग्नोसिस बननी है कि क्या अंदर हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉक हैं या नहीं। जनरली जो है एंजियोग्राफी जो है गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, मगर बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कि ये कहते हैं कि हमें एंजियोग्राफी नहीं कराना, कोई और ऑल्टरनेटिव टेस्ट है जिससे डायग्नोसिस बन सकती है। और ऑब्वियसली नॉन इन्वेजिव टेस्ट में जो है सीटी एंजियोग्राम आता है, तो ऐसे मरीजों का सीटी एंजियोग्राम करवा के देखा जा सकता है। बट ये वही मरीज हैं जिनमें इंडेक्स ऑफ सस्पिशन बहुत हाई है, तो जनरली रूटीनली सीटी एंजियोग्राम रूटीन में नहीं कराया जाता है। जहां पे भी जो है क्लिनिशियंस को ऐसा सस्पिशन होता है कि हो सकता है कि अंदर हार्ट में ब्लॉकेज सिग्निफिकेंट हो और एंजियोग्राफी, रूटीन एंजियोग्राफी नहीं करानी है, वहीं पे सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम करवाया जाता है। वैसे एंजियोग्राम या सीटी एंजियोग्राम किसी भी पेशेंट का कराया जाए तो ऑब्वियसली जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत हाई एक्सपोजर रेडिएशन का होता है, बट अगेन हमें वो वे करना होता है कि कितना रिस्क है अंडरलाइंग डिजीज को ना जानना और उसको कंपेयर करें कि सीटी स्कैन करवाने से जो रेडिएशन का एक्सपोजर है, इन दोनों चीज को वे करना पड़ता है। बट ऑब्वियसली रूटीनली जो है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम जो है करवाना जो है जायज़ नहीं है, और यही चीज़ जो है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने इस बार वर्बलाइज भी किया है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर मेहरोत्रा, आपका भी इस पे ओपनिंग रिमार्क्स है। और देखिए, इसमें तो सीसीडी का जिक्र बार बार किया जा रहा है। डॉक्टर अग्रवाल, मैं आऊंगा सर आपके पास। मैं ओपनिंग रिमार्क तीनों गेस्ट के ले लूं पहले। डॉक्टर मेहरोत्रा, सीसीडी का इसमें बार बार जिक्र किया जा रहा है, लेकिन बात समझ में ऐसी आ रही है कि सिर्फ सीसीडी वाले ही नहीं बल्कि इन जनरल जो पेशेंट्स भी होते हैं उसमें बड़ा सोच समझ के किसी को सीटी एंजियोग्राम या इस तरह के जो रेडिएशन वाले एक्सपोजर्स होते हैं उनसे जुड़े हुए टेस्ट कराने चाहिए। आपका इस पर क्या टेक है सर? ये बड़ा अच्छा विषय उठाया गया है। तो आजकल के टाइम में देखा गया, जो आपने जिक्र भी किया था, कि काफी रूटीनली सीटी एंजियो लोग ऑर्डर करने लगे हैं, कराने लगे हैं। उसकी जरूरत है या नहीं है, उसको डिसाइड होना जरूरी। कोरोनरी सीटी एंजियोग्राम एक बहुत अच्छी टेक्निक है, लेकिन उनके लिए जिनको उसकी रिक्वायरमेंट है, जिनको उनकी रिक्वायरमेंट, तो नेसेसरी एक्स्ट्रा एक्सपोजर इज हार्मफुल टू हेल्थ, इसमें कोई शक नहीं है। सीटी एंजियोग्राफी को लेके कुछ इश्यूज हैं जो रिजॉल्व होने चाहिए। एक तो यह है कि किस मशीन पे किया जा रहा है, उससे दूसरे से एक्सपोजर कितना है, जो उसका इंटरप्रिटेशन है वो कौन कर रहा है। अगर उसका इंटरप्रिटेशन ठीक हो रहा है, मशीन एडवांस्ड है, तो रेडिएशन एक्सपोजर भी कम होता है और उसकी रिपोर्ट रिलायबल होती है। ओनली एक जो एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स को जो होता है, हर एक पेशेंट को जब देखा जाता है
तो उसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज डेवलप होने का कितना रिस्क है, उसके ऊपर उसका आगे ट्रीटमेंट प्लान होता है। दिस अगेन द रिकमेंडेशन ऑफ ACHA। तो जिनका इंटरमीडिएट रिस्क है, मतलब 7.5 से 20% चांस है कि नेक्स्ट 10 ईयर उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, एंड दोज हु आर यंग एंड जिसमें क्लियर नहीं हो पा रही है डायग्नोसिस, वी गो फॉर CT एंजियोग्राफी। तो ये रूटीनली बार-बार नहीं की जाती, सेलेक्टेड पेशेंट है उनके लिए की जाती है। एब्सोल्युटली। दूसरी बात जहां तक है कि इनका इस समय प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में मिसयूज हो रहा है, तो बहुत ही मिसयूज हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि जिन मरीजों को जरूरत नहीं है उनका कराया जा रहा है। तीसरी बात यह है कि जो AHACC ने जो दी है गाइडलाइंस, तो जो US का सिस्टम है उसमें जो प्रैक्टिशनर्स हैं, दे हैव टू हैव फॉलो दोस गाइडलाइंस, उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकते हैं, बिकॉज वहाँ सारी चीजें इंश्योर्ड हैं, उसी के गाइडलाइन अप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर आपका है तभी वो रिइंबर्स होगा, सभी कुछ आगे होगा। तो इट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम। लेकिन वहां बात उठी है, उसका हमें एडवांटेज यहाँ इंडिया में भी लेना चाहिए। हमें डिसाइड करना चाहिए किसको जरूरी है किसको नहीं है, उन्हीं में टेस्ट होने चाहिए। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली सर, कि वहां पर एक पूरा मैकेनिज्म है। यहां पर तो डिस्क्रिप्शन हाइजीन का संभवतः कोई बहुत बड़ा मैकेनिज्म नहीं है, और इसी की वजह से हमने देखा CT स्कैन मशीन अगर आजकल कहीं लग रही है तो इतना बड़ा उसका प्रचार प्रसार किया जाता है, मानो घर घर में जाकर प्रचार कर रहा हो तो कोई आपके यहाँ है तो CT स्कैन करवा लो। बड़े बड़े मंत्री और विधायक जो है आकर फीता उता काटते हैं। देखिए, हेल्थ केयर का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें CT स्कैन होना बड़ा ज़रूरी है इस तरह की मशीन्स का, लेकिन ऐसा हवा बना दिया जाता है कि जैसा CT स्कैन आ गया तो घर घर जाकर अब सब CT स्कैन करवाइए। तो ये एक प्रिस्क्रिप्शन हाइजीन होना बड़ा ज़रूरी है, चाहे उसके लिए नियम आए या फिर अंदर ही अंदर सहमति बने। बट डॉक्टर अग्रवाल, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे सर? हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि जो आजकल लेटेस्ट मशीन्स आ रही हैं वो अब पहले हमारी 64 स्लाइस की आती थी, अब 512 स्लाइस की CT एंजियो मशीन्स आ रही हैं, जिसमें कि आपको इमेजिंग करने में समय पहले से बहुत कम लगता है। तो जो रेडिएशन एक्सपोजर होता है, पहली बात तो वो परमिसिबल लिमिट में होता है। तो ये कहना वो इतने एक्सरे, जो भी परमिसिबल लिमिट है रेडिएशन की उतने में होता है, और आप बिलीव करें उससे ज़्यादा रेडिएशन हमारे को मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न इन सब चीज़ों से हो जाता है जितना उनसे होता है। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आजकल जो 512 स्लाइसिस की मशीन्स आ रही हैं उनके अंदर बहुत तेज़ी से फिल्म आ जाती है और बहुत कम रेडिएशन एक्सपोजर होता है। डॉक्टर अग्रवाल, मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा ये थोड़ा विषयांतर इसलिए मैं कहूँगा कि यहाँ पर इसलिए नहीं, हम मशीन्स की क्वालिटी पे सवाल नहीं उठा रहे हैं सर। यहाँ पर जो बार बार कह दिया जाता है कि आप जाइए सेकंड विजिट में, थर्ड विजिट में फिर से CT स्कैन करके लाइए, जरा देखते हैं कि कितना आपका CCD के मैनेजमेंट में कितना दवाई काम कर रही हैं, हमारे प्रिस्क्रिप्शन कितना काम कर रहा है, जाइए जरा CT स्कैन करा दीजिए। ये बड़ा हो रहा है सर आजकल छोटे शहरों में खासकर। तो क्वालिटी में कोई प्रश्न नहीं है सर जी, रिपीटिशन में प्रश्न है। जी सर बोलिए। मैं वही चीज़ पे आता हूँ, मैं वही चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। देखिए, CT स्कैन और CT एंजियो दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। नंबर 1, CT एंजियो उस तरह से जिसके लिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इसमें लिख रही है, CT एंजियो का बहुत कम ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि कहीं भी कोई कार्डियोलॉजिस्ट उसको एज ए रेफरेंस ये देखने के लिए कि आपकी डिसीज़ कितनी कम ज़्यादा हो गई करता हो, कभी भी नहीं होता। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि CT एंजियो एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है ये डायग्नोस करने के लिए कि RT ब्लॉकेज तो नहीं है, RT की स्थिति क्या है। क्योंकि आप भी जानते हैं अगर कोई मरीज जाता है तो वो बचता है इन्वेसिव प्रोसीजर से कि मुझे एंजियोग्राफी नहीं करानी है, इसलिए उसका एक CT एंजियो करा के उससे आइडिया लग जाता है। लेकिन CT एंजियो एज ए मार्क ऑफ के कितनी डिसीज़ की प्रोग्रेस हुआ है, कितना सही हुआ है, CT एंजियो इंडिया में ऐसी प्रैक्टिस नहीं है। ये मैं आपको इसमें एम्फेसाइज करना चाहता हूँ। ऑलराइट सर, ठीक है सर, बिल्कुल। आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, इस हिसाब से आप ये देश को आश्वस्त कर रहे हैं कि इस तरह का माहौल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास भी कुछ खबरें हैं, रिपोर्ट्स हैं जहां पर इस तरह के CT स्कैन्स के अब्यूज़ के वाक़ये हैं हम सबके सामने। वो जितने कम हो इतना सबके हित में है। और AHA ने स्ट्रेस टेस्ट और CT स्कैन इनका इस्तेमाल शब्द किया है, इसीलिए हम इस चर्चा को भी कर रहे हैं। बहरहाल डॉक्टर चंदोला, ये स्ट्रेस टेस्टिंग ये कितनी आवश्यक है? कई बार तो ये भी कहा जाता है कि जब आप इनिशियल भी स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे हैं उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि किसको आपने कराना है, किसको नहीं कराना। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि ये एक नॉर्मल चेकअप रूटीन हो गया है। जी,
सो स्ट्रेस टेस्ट दो तरह के स्ट्रेस टेस्ट शायद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक तो स्ट्रेस टेस्ट जो इनिशियल जिसको हम ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं, कॉमन भाषा में जो है लोग इसको स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। और दूसरा स्ट्रेस टेस्ट वो होता है जो कि जो है ये देखने के लिए कि अंदर जो हार्ट है, हार्ट अटैक के बाद में खास तौर से, कि हार्ट में वायबिलिटी कितनी है, उसके लिए भी कुछ स्ट्रेस टेस्ट कराए जाते हैं, उनको भी स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। तो टीएमटी जो कि कॉमन भाषा में जो है ट्रेडमिल टेस्ट बोला जाता है और लोग इसको जो है नॉर्मली स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं, ये बेसिकली जो है टेस्ट कराया जाता है उन मरीज़ों में जहाँ पे कि इंडेक्स ऑफ सस्पिशन थोड़ा हाई होता है कि अंदर कोई अंडरलाइंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, कहीं कोई ब्लॉकेज है। तो ऐसे पेशेंट्स में जो है इनिशियल टेस्ट जो होता है, सबसे पहला जो इनिशियल टेस्ट वो तो जो है आपका जो है किसी भी पेशेंट को अगर हार्ट अटैक हो या फिर जो है चेस्ट पेन हो तो सबसे इनिशियल टेस्ट जो है ईसीजी, जो कि जो है हर मरीज़ का करवाया जाता है देखने के लिए कि उसमें कोई चेंजेस तो नहीं दिख रहे हैं। बट जनरली जो है ईसीजी में बहुत सारे मरीज़ों के चेंजेस नहीं दिखते हैं, स्पेशली जिस समय ऑनगोइंग चेस्ट पेन ना हो, ऑनगोइंग इस्कीमिया ना हो। तो ऐसे मरीज़ों के लिए फिर जो है स्ट्रेस टेस्ट रेकमेंड किया जाता है। तो जब नॉर्मल जो है रेस्ट में हार्ट में जो है अगर ईसीजी में चेंजेस नहीं दिख रहे हैं तो कई बार जो है पेशेंट अगर जो है ट्रेडमिल पे चल रहा है या बॉडी व्यक्ति जो है एक्सरसाइज कर रहा है तो उस टाइम पे हार्ट पे जोर ज़्यादा पड़ता है और ऐसे में जो है ईसीजी में चेंजेस दिखाई देने लग जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं स्ट्रेस टेस्ट। और ये स्ट्रेस टेस्ट जो है अंडरलाइंग हार्ट डिजीज को शो कर सकता है। तो ये स्ट्रेस टेस्ट जो है जनरली ये भी स्ट्रेस टेस्ट भी बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब नहीं है, बट हाँ मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जो है अब आज के टाइम पे टीएमटी जो है जगह जगह जो है फिजिशियंस के पास जो है अवेलेबल है। टीयर 2 सिटीज़ में, गांव में भी जो है, गांव देहातों में भी हमने देखा है कि ट्रेडमिल टेस्ट लोग अपने पास डॉक्टर्स रखे हुए हैं, भले ही वो जो है क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हैं, बट फिर भी जो है उनके पास टीएमटी है और हो सकता है कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो यूज़ हो रहा हो। हालांकि जनरली जो है जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो फिजिशियंस हैं बड़े शहरों में, जनरली इनडिस्क्रिमिनेटली जो है टीएमटी नहीं करवाते। जहाँ इंडिकेशन है वहीं पे ही टीएमटी का इस्तेमाल होता है। अग्री सर, फुली अग्री। जो जिम्मेदार जो डॉक्टर्स हैं जनरली इस तरह के प्रैक्टिस नहीं देखी जाती है, लेकिन लास्ट माइल तक जाना बड़ा ज़रूरी है। अगर 1 या 2 या 10 भी वाकये ऐसे हो रहे हैं तो वहाँ पर इस तरह की जागरूकता फैलाना बड़ा ज़रूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार थोड़ा सा, क्योंकि बीटा ब्लॉकर पर भी एक छोटा सा कंफ्यूजन ये उत्पन्न हो गया है कि साहब साल भर के बाद बीटा ब्लॉकर देना कितना सही है या नहीं है। इस रिपोर्ट में कुछ जिक्र है जिसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और जो डॉक्टर अग्रवाल कह रहे थे शुरुआत में विटामिन को लेकर जो बात कही गई है उस पर भी थोड़ी सी क्लैरिटी लेंगे हमारे मेहमानों के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर मेहरोत्रा, और किस तरह से, क्योंकि एक तरफ हम कह रहे हैं कि हार्ट डिजीजेस के लिए लगातार आपको प्रिवेंशन के लिए तो रेगुलर चेकअप्स आने चाहिए। अब इसमें जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये सीसीडी के लिए ही जो क्रॉनिक कोरोनरी डिजीजेस हैं उनके लिए ये एएचए में खास तौर से हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह के रिपोर्ट्स पढ़ के एक आम आदमी को ये भी भ्रांति हो सकती है कि हार्ट से रिलेटेड चीज़ों में बार बार आपको टेस्ट नहीं कराने। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? एक तरफ हम जागरूकता फैला रहे हैं कि भाई नियमित रूप से आप चेकअप्स कराइए, 35 साल की उम्र के बाद, 40 साल की उम्र के बाद तो लगातार आपको करते रहने चाहिए, और दूसरी तरफ इस तरह की खबरें आ जाती हैं। तो अगर कोई भ्रम उत्पन्न हो रहा हो तो कैसे सर वो साफ करें? ये इम्पोर्टेंट चीज है। ये जो हम जिस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ये बड़े स्पेसिफिक सबसेट ऑफ पेशेंट है, उनके लिए डिस्कस किया गया, उनके लिए गाइडलाइंस आई हैं कि वो मरीज जिनको की हार्ट की परेशानी ऑलरेडी है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो भी प्रोसीजर्स उनके होने थे हो गए हैं, नाउ दे आर रीजनेबली स्टेबल। अगर वो रीजनेबली स्टेबल हैं तो उनका वहां पे ये माना गया है कि इन पेशेंट्स को बीच बीच में स्ट्रेस टेस्टिंग या ईयरली सीटी एंजियो करके कोई उसमें एडवांटेज नहीं होता है। एडवांटेज तो छोड़िए, कभी कभी नुकसान हो जाता है, क्योंकि कई बार इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ट्रीटमेंट अगर शुरू हो जाता है तो मैनी ऑफ द टाइम इट इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द पेशेंट, तो ओवर ट्रीट होते हैं पेशेंट। तो ये उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक सबसेट के लिए है कि जो पेशेंट ऑलरेडी हार्ट के एस्टेब्लिश पेशेंट है
रीजनेबली स्टेबल चल रहे हैं, उनमें प्रोसीजर्स भी हो चुके हैं, तो उसमें ईयरली कराने का कोई रोल नहीं है अनटिल देयर इज चेंज इन द क्वालिटी ऑफ देयर सिम्टम्स, या कोई और उन्हें परेशानी पैदा हो रही है तो एसेस करना जरूरी है। या कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि दोस पेशेंट इफ दे हैव टू अंडरगो सम अदर प्रोसीजर, नॉन कार्डियक प्रोसीजर, तो उस समय उनको एसेस करना जरूरी होता है कि हार्ट सब के हिसाब से सब ठीक है कि नहीं, वो दे विल बी एबल टू विथस्टैंड जो सर्जरी होती है, मान लीजिए कोई नॉन कार्डियक सर्जरी होती है, तो उस दौरान उन्हें कोई परेशानी तो नहीं, तब ये इसकी जरूरत है। तो ये स्पेसिफिक सबसेट के लिए, जनरल नहीं है ये हर मरीज के लिए नहीं है। दूसरी बात जो जिक्र हो रही थी बीटा ब्लॉकर्स, उसमें भी यही बात है। जो स्टेबल पेशेंट, कार्डियक पेशेंट्स हैं, तो और 1 साल के बीत गया है और उनको कोई परेशानी नहीं है, और अगर उनका इंजेक्शन फ्रैक्शन या हार्ट के काम करने की क्षमता ठीक है, मोर देन 50%, तो बीटा ब्लॉकर्स का रोल उतना नहीं रहता है। इस बात को एम्फसाइज किया गया है। तो उसमें भी इन पेशेंट में भी अगर इंजेक्शन फ्रैक्शन कम है, जैसे लेस देन 50% या कहीं और भी क्राइटेरिया है उसके, तो अगेन द बीटा ब्लॉकर आर यूज्ड इन दोस पेशेंट्स। तो ये एक थोड़ा सा टेक्निकल इशू है मेरे ख्याल में, और जो भी इतना कंफ्यूजन इस चीज में नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट्स मीडिया में आती हैं उनमें क्लैरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। इसमें आप जो कर रहे हैं वेरी राइट स्टेप। थैंक यू सर। डॉक्टर अग्रवाल, अब जो शुरुआत में हमारी जो बात हो रही थी, रिपोर्ट साफ तौर पर कह रही है, या गाइडलाइंस जो है वो साफ तौर पर कह रही है कि उनके पास कोई खास ऐसे एविडेंस नहीं है जो ये बता पाएं कि जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन न्यूट्रिशंस हैं या डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं वो पीपल विद सीसीडी के लिए कोई खास बेनिफिशियल रहे हों। तो ऐसे में हार्ट की प्रॉब्लम है और आप साहब ओमेगा 3 खा लीजिए, विटामिन सी खा लीजिए, डी खा लीजिए, ई खा लीजिए, कैल्शियम खा लीजिए, बीटा कैरोटीन या कैल्शियम खा लीजिए, इस तरह की बातें क्या ये फिजूल की हैं? देखिए, एक चीज़ आप हल्का सा समझिए जी, मेडिकल साइंस बहुत वास्ट साइंस है, और AHA हो चाहे यूरोपियन एसोसिएशन हो, दे आर ओनली ए गाइडलाइन, दे आर नॉट द अथॉरिटी। सी अथॉरिटी हमारा जो हमारी बुक्स है, हमारा लिटरेचर है, हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारे यहाँ DM कार्डियोलॉजी होती है, हमारे इंडियन सिस्टम बहुत अच्छा है, तो दे आर जस्ट ए गाइडलाइन, दे आर नॉट सेइंग दैट दिस हैज़ टू बी डन और दिस इज़ टू बी डन। एक तो ये वाली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, तो AHA जो कह रही है वही सब सत्य है, ऐसा भी नहीं है। जो आपने ये वाली बात की विटामिन की, बिल्कुल सही कही आपने। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि CCD हो या कोई भी हो जिसमें आपको विटामिन ही सप्लीमेंट देना है। इट इज़ ऑलवेज प्रिफर, अगर आप फूड जो खाने की चीज़ें हैं, खाने का सामान है, वो आप खाने का पदार्थ दें खाने के लिए जिसमें कि विटामिन होते हैं, वो हमेशा बेटर होता है रादर देन मेडिसिन। इसमें कहीं कोई दो बातें है ही नहीं, चाहे वो AHA हो या हमारा इंडियन लिटरेचर हो। इसमें कोई ये नहीं कहेगा कि मेडिसिन की, विटामिन की मेडिसिन टैबलेट की कोई सुपीरियरिटी है ओवर द फूड। इट इज़ ऑलवेज प्रिफरेबल टू हैव द गुड फूड, हाइजीनिक फूड एंड क्वालिटेटिव फूड। एब्सोल्युटली। तो ये बात बिल्कुल सही है और ये फॉलो भी होता है। देखिए, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, बिल्कुल सर। कहीं भी, मैं आपसे पहले भी मैंने कई बार ये वाली बात कही है, इवन ब्लैक बॉडी भी साइंटिफिकली 100% ब्लैक बॉडी नहीं होती है। तो 1-2% एक्सेप्शंस आपको हर जगह मिल जाएंगे। दूसरी बात कि ये अच्छी बात है कि हम लोग सजग हैं, और आप मीडिया के थ्रू आप इतने सजग हैं कि कोई भी चीज़ होती है तो आप उस पर तुरंत एक व्याख्यान करते हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए आपको अप्रिशिएट करता हूं कि एटलीस्ट आप थैंक यू सर, अपडेट रहते हैं और सबको अपडेट भी रखते हैं, आपके दर्शकों को भी अपडेट रखते हैं। थैंक यू सर। ये बात बिल्कुल सही है कि विटामिन की टैबलेट से कोई ज़्यादा हमें फायदा नहीं होता है। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू वेरी मच। और एक और चीज़ के लिए थैंक यू कि आपने एक चीज़ को और इम्पोर्टेंटली बोला कि AHA हो या कोई भी ऐसी संस्था हो जो गाइडलाइन जारी करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुपरसीड करके, सुपर इम्पोज करके किसी डॉक्टर के ऊपर कोई कानून थोप रहे हो। कई बार डॉक्टर्स को सिचुएशन के मुताबिक अपने ट्रीटमेंट्स और सर्जरी से रिलेटेड चीज़ों को भी इम्प्रोवाइज करना होता है, इनका उनको पूरा अधिकार है। ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं जो कि एक इन जनरल जो है पूरी दुनिया में इस दिशा में जो काम हो रहा है और जो ऑब्जर्वेशन उनके रिजल्ट्स हैं उनके आधार पर तय की जाती हैं। तो थैंक यू सर, इस पर भी क्लैरिटी आ गई। डॉक्टर चंदोला, आप स्पेसिफिकली बीटा ब्लॉकर को लेकर, एरिथमिया के पेशेंट्स हमने देखा कि बहुत सारे कोरोना के बाद तो बहुत सारे, और हमारे पास जब ये रिपोर्ट हम तैयार कर रहे थे न्यूज़ रूम में, तो बहुत सारे लोग आपस में ही कहने लगे, अरे कोरोना के बाद तो मैं भी बीटा ब्लॉकर्स खा रहा हूं, तो क्या मुझे साल भर के बाद बंद कर देना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी सर कंफ्यूजन्स उत्पन्न हो गए।
इस पर आप क्या कहेंगे? सिर्फ सीसीडी या इन जनरल भी बीटा ब्लॉकर्स को अवॉइड करना चाहिए? देखिए, बीटा ब्लॉकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है और बीटा ब्लॉकर के आने से बहुत कम मेडिसिन ऐसी ही हैं जिन्होंने जो है हेल्थ साइंसेस को जो है रिवोल्यूशनाइज किया है। सो बीटा ब्लॉकर उसमें से हैं। मैं कहूँगा कि जो हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, क्योंकि हम जो है हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट्स करते हैं, तो हमें मालूम है कि हार्ट फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि हम हार्ट फेलियर क्लिनिक भी चलाते हैं और बहुत समय से हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को देखते हैं। तो एक समय था जब पेशेंट्स जो हैं हार्ट फेलियर के पेशेंट्स बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होते थे, और जैसी बीटा ब्लॉकर्स जो है इंट्रोड्यूस हुई हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए, तो नंबर ऑफ हॉस्पिटल एडमिशंस ड्रामेटिकली कम हो गए। और ये पेशेंट्स जो हैं जिनका बीटा ब्लॉकर इंट्रोड्यूस किया गया हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को, उन पेशेंट्स में बड़ा ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट हुआ और उन पेशेंट्स की जो सर्जरीज थी, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट या हार्ट असिस्ट डिवाइसेस जो लगाने का रिकमेंडेशन था, वो डेफर हो गया, कई सालों तक डेफर हो गया। तो एक तरह से इन्होंने जो है पूरे मेडिकल फील्ड को, हार्ट फेलियर के फील्ड को रेवोल्यूशनाइज कर दिया बीटा ब्लॉकर्स ने। ये जो इंडिकेशन है क्रॉनिक कोरोनरी डिजीज में, वो बीटा ब्लॉकर का इंडिकेशन जो AHA ने अभी रेकमेंड किया है कि जो है वो पेशेंट्स जो कि जो है जिनको पिछले 1 साल में जो है हार्ट अटैक नहीं हुआ है, स्टेबल कोरोनरी डिजीज़ है, हार्ट फंक्शन जो है 50% से कम नहीं है और हार्ट फेलियर में नहीं है, कोई ऑब्वियस एरिथमिया नहीं है, रिदम डिस्टर्बेंस नहीं है कोई भी, या फिर जो है ऑब्वियस चेस्ट पेन नहीं है, ऐसे पेशेंट्स को बीटा ब्लॉकर की कोई आवश्यकता नहीं है और इनको जो है बीटा ब्लॉकर पे रखने का कोई एडेड एडवांटेज नहीं दिखाई देता। बल्कि बीटा ब्लॉकर से जो है ऑब्वियसली किसी भी मेडिसिन के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स के भी साइड इफेक्ट हैं। ओल्ड पेशेंट्स में अगर बीटा ब्लॉकर्स जो है इनएडवर्टेंटली दिया जाएगा तो उनको ब्लॉक्स के चांसेस हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो कि जिनका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी लो है, बीटा ब्लॉकर्स अगर दिए जाएंगे तो उनको जो है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी और लो हो सकता है। तो साइड इफेक्ट्स बीटा ब्लॉकर्स के हैं और ऑब्वियसली बाकी मेडिसिन की तरह बीटा ब्लॉकर्स का भी जो एक रोल है वो डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है। और AHA ने जो अभी जो गाइडलाइंस दी हैं, काफ़ी अच्छी गाइडलाइंस आई हैं और एकदम डिफाइंड पेशेंट्स के लिए जो है बीटा ब्लॉकर्स का रोल जो है वो बताया गया है, जो कि काफ़ी एजुकेशनल भी है, सभी लोगों को जानने की ज़रूरत है। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कार्डियक केयर में जो वैल्यूएबल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, उसके हिसाब से जो बीमारियों के मैनेजमेंट या प्रिकॉशन से जुड़ी हुई बातें भी बड़ी स्पेसिफाइड हो रही हैं। तो इन सब का हमको ध्यान रखना है और एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जिसमें मरीज की सेहत सबसे ऊपर हो और बाकी चीज़ें रिसर्च बेस्ड हों, एविडेंस बेस्ड हो। इसीलिए ये हमने चर्चा का आयोजन किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर चंदोला, बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर अग्रवाल, आपका भी शुक्रिया सर। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।